आज का एडिटोरियल, जैसे कल टीचर्स डे था, तो आज का जो एडिटोरियल है वो एक्चुअल में ये आज का एडिटोरियल टीचर्स डे के बारे में है। और टीचर्स डे के ऊपर आज के एजुकेशन के बारे में, जो हमारी नई शिक्षा नीति है या एजुकेशन या इंस्टीट्यूट्स के हमारे क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में एडिटर अपने थॉट रख रहे हैं यहाँ पे। और आपका जो सब टाइटल है वो बोल रहा है द क्लासरूम मस्ट बी ए स्पेस। क्लासरूम मस्ट बी ए स्पेस। अब यहाँ पे अगर हम मॉडल की बात करते हैं मस्ट, तो मस्ट जो मॉडल है वो बात करता है आपकी, जब कोई चीज़ आपको एक्सट्रीमली नेसेसरी लगती है तो मस्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ यू मस्ट अटेंड दिस सेमिनार, मीन्स आपको ये सेमिनार जरूर अटेंड करना चाहिए। या वी मस्ट शो आवर टिकट्स, इट इज़ नेसेसरी, हमें अपने टिकट्स दिखाने पड़ेंगे। तो वो अकॉर्डिंगली हिंदी का सेंटेंस आता है, पर हर चीज़ के पीछे कारण होता है कि यू थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलते हैं कि क्लासरूम मस्ट बी स्पेस। क्लासरूम एक स्पेस होना चाहिए दैट इज ओपन, जो खुला हो, एंड प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड हो। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पिछली वीडियोस में मैं बताता आ रहा हूँ, एडजेक्टिव का काम करती है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बनती है तो वो क्या कहलाता है? पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल, हो चुकी घटना। यानी कि प्रोटेक्टेड का मतलब वो सुरक्षित रहे। जैसे ब्रोकन, टूटा हुआ, फालन, गिरा हुआ, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट किया हुआ। तो हमारे क्लासरूम ओपन होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए। किससे प्रोटेक्टेड होने चाहिए? प्रेशर से और प्रिजुडिस से। प्रिजुडिस की अगर मैं बात करूं, द वर्ड इज प्रिजुडिस। ये एसएससी वगैरह के एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलेगा, सिनोनिम एंटोनिम के किसी ऑप्शन में आपको मिल ही जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वग्रह। पूर्वग्रह का मतलब होता है, अगर मैं संधि विच्छेद के थ्रू जाऊं तो पूर्व प्लस आग्रह है पूर्वाग्रह। इसका मतलब हो जाता है कि पहले से ही बनी बनाई राय किसी के बारे में। जैसे किसी पर्सन के बारे में मुझे कोई आदमी बहुत सारी बातें बता देता है, रॉन्ग बता देता है उसके बारे में, तो जब मैं उससे मिलता हूं तो मुझे उसकी अच्छी बातें भी ऐसा लगता है कि वो गलत ही बोल रहा है, अपने किसी मकसद के लिए कह रहा है, क्योंकि मैं उसके बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ, प्रिजुडिस्ड हूँ। तो जब हमारा प्रिजुडिस्ड एटीट्यूड होता है तो हम पहले से ही किसी के बारे में राय बना के रखते हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम के बारे में जो बात कर रहे हैं कि वो प्रेशर और प्रिजुडिस से फ्री होना चाहिए। अब प्रिजुडिस से फ्री होने का मतलब क्या है कि अगर टीचर का एटीट्यूड रहेगा कि यार ये वाला बच्चा कैसे सीखेगा, इसके तो बस का ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें अगर हम बात करेंगे तो वो एक प्रेजुडिस एटीट्यूड को दिखाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं क्लासरूम एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जो खुला हो सबके लिए, और वो प्रोटेक्टेड हो किसी भी प्रेशर से, किसी भी प्रेजुडिस से। तो जो आज का टॉपिक है वो अभी रिसेंट कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे कोटा वगैरह में एक दो बच्चों ने सुसाइड किया है, या हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो आजकल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है स्टूडेंट्स के ऊपर, इवन ऑन टीचर्स के ऊपर भी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं अबाउट 2 years अगो। अबाउट 2 years अगो जब आप इंग्लिश को पढ़ें तो वर्ड की यूनिट के साथ पढ़ें ताकि आपका स्पोकन भी मजबूत हो। अबाउट 2 years अगो मीन्स लगभग 2 साल पहले, व्हेन स्कूल एंड कॉलेजेस बिगन। और जब आप पढ़ते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, स्कूल एंड कॉलेजेस रीओपन। सब्जेक्ट की बात करते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है बिगन, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स सब्जेक्ट ने सेक्शन को किया था। रीओपन फिर से खुलना होता है, तो जब स्कूल और कॉलेजेस शुरू हुए थे, रीओपन खुलना कहे के बाद, आफ्टर द कोविड एनफोर्स्ड शटडाउन के बाद। तो अगर आप कोविड एनफोर्स्ड को एक तरफ निकाल दें तो सीधा सा आपको नजर आएगा आफ्टर द शटडाउन। कहीं के बाद खुले थे वो? शटडाउन के बाद खुले थे, क्योंकि जो बंद था, जो बंदी थी कोविड के दौरान, उसके बाद खुले थे। फिर कोविड एनफोर्स्ड का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? वो शटडाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और वही पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोविड एनफोर्स्ड शटडाउन, यानी कि कोविड के द्वारा एनफोर्स किया गया शटडाउन। तो उसके जब लगभग 2 साल बाद स्कूल और कॉलेज रीओपन हुए थे, तो वहां पे क्या होता है? रिपोर्ट्स एंड सर्वेस। जो इस बीच में जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो सर्वेस आए हैं, अंडरलाइंड। अगर आप फिर से देखें सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो रिपोर्ट एंड सर्वेस सब्जेक्ट हो जाता है, अंडरलाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। यानी कि आप अगर हिंदी का मीनिंग भी नहीं गेट कर पा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर के थ्रू जाएं कि रिपोर्ट्स और सर्वेस ने अंडरलाइन किया था। किसको अंडरलाइन किया था? अभी छोड़ देते हैं अंडरलाइन का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर को समझते हैं। रिपोर्ट एंड सर्वेस अंडरलाइंड, उन्होंने अंडरलाइन किया था दैट द कंट्री वॉज स्टार्टिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म,
मीन्स हमारा सब्जेक्ट इस एक्शन को करते हुए था। जैसे ही वॉज टीचिंग, वो टीच करते हुए था, मीन्स वो पढ़ा रहा था वहां पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंट्री वॉज स्टेयरिंग, स्टेयरिंग वर्ब है, कंट्री स्टेयर कर रहा था। और स्टेयर का मतलब होता है किसी को एक टक देखना, विद लगातार देखते रहना किसी चीज को। और इसको हम इस स्थिति को घूरना भी बोलते हैं, ताकना भी बोलते हैं। तो कंट्री क्या कर रहा था, देख रहा था, किसकी तरफ देख रहा था, लर्निंग क्राइसिस की तरफ। क्राइसिस बोले तो क्या होता है, संकट। और कैसा संकट, लर्निंग। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है आपका, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे मैं अक्सर बताते रहता हूँ, वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाएं, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन। तो लर्निंग क्राइसिस एक लर्निंग का संकट, यानी कि एक सीखने का संकट था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट और सर्वे ने अंडरलाइन किया। अब यहाँ अंडरलाइन करने का मतलब क्या निकालेंगे हम, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज को अंडरलाइन करते हैं ऐसे, तो उसे हाईलाइट करते हैं ना हम इस चीज को। तो यानी कि रिपोर्ट और सर्वेस ने एक चीज को हाईलाइट किया, या उसमें ये बात निकल के आई दैट द कंट्री वॉज स्टेयरिंग, के कंट्री देख रहा था किसको, एक लर्निंग क्राइसिस को। अब कंट्री की आंखें थोड़ी होती हैं जो देख रहा है, तो यहाँ पे मीनिंग हमें अकॉर्डिंगली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। तो यहाँ हम कहेंगे देश के सामने संकट था, कहेगा लर्निंग, सीखने का क्राइसिस था। इट वॉज एविडेंट, एविडेंस सबूत होते हैं, वो चीजों को स्पष्ट करते हैं। तो एविडेंट का मतलब हो जाता है स्पष्ट। ये बात स्पष्ट थी कि जो डिजिटल टीचिंग है, हैड बीन, वो रही थी। ये पास्ट परफेक्ट कंस्ट्रक्शन है कि क्योंकि पास्ट के किसी वो लॉन्गर पीरियड की बात कर रहा है, वॉज नहीं। वॉज तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात आ जाएगी, जैसे इट वॉज डिफिकल्ट। और अगर मैं कहूँ इट हैड बीन डिफिकल्ट, तो वो डिफिकल्ट रहा उस टाइम। तो वो क्या बोल रहा है कि टीचिंग हैड बीन, टीचिंग रही, वो सॉरी डिजिटल टीचिंग रही ए पुअर सब्सटीट्यूशन, एक बहुत ही खराब सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है जब एक की जगह किसी दूसरी चीज को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे क्रिकेट में एक फील्डर को कोई चोट लगी, वो बाहर जाता है, तो दूसरा उसका सब्सटीट्यूट फील्डर आता है उसकी जगह। तो कोविड में शटडाउन था, कोविड एनफोर्स शटडाउन था, तो फिर क्लासेस या स्कूल्स जो है बंद थे। तो क्या सब्सटीट्यूट आया उसका, डिजिटल जो टीचिंग आई है। लेकिन उस टाइम पूरी दुनिया को, अमेरिका को और ब्रिटेन को खास तौर से पता चल गया था कि फिजिकल क्लासरूम का अल्टरनेट वो डिजिटल टीचिंग कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हमको लोगों को देखना पड़ता है। और जैसे बीएड जैसे कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे ये तो सिखाया जाता है कि आपकी क्लासरूम में आपके सामने 10 अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो कैसे आप उनको एक परफॉर्मेंस पे लेके आते हो। तो सारी दुनिया को समझ आ गया था कि डिजिटल टीचिंग जो है वो फिजिकल क्लासरूम का कोई बहुत ही पुअर सब्सटीट्यूशन है। तो वो क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन किसका है, फिजिकल क्लासरूम का, जब आप टीचर के सामने बैठते हो। एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनिस्ट को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, शिक्षाविद जो होते हैं हमारे। विद, विद का मतलब होता है जानने वाले। जैसे सुना है इस विद वर्ड से ही हिंदी में क्या बनता है, विद्वान, यानी कि जिनके पास विद है। विद का मतलब ज्ञान है। तो शिक्षाविद जो हैं, जो शिक्षा को जानने वाले हैं, शिक्षाविद हैं। और जो टीचर्स हैं, पॉइंटेड आउट, यानी कि उस टाइम शिक्षाविदों ने और टीचर्स ने पॉइंट आउट किया था दैट एड्रेसिंग लर्निंग गैप। एड्रेस करने का मतलब यहाँ पे ठीक करना होता है, सुधारना, मीन्स कमियों को दूर करना। और एड्रेस का मतलब किसी को संबोधित करना भी होता है। जैसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड ए मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, एक मीटिंग को एड्रेस किया था, संबोधित किया था। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि लर्निंग गैप को एड्रेस करना जो है एरिया। अब देखो यहाँ पे, अब मैं एक बात बताऊं आपको, देखो इस चीज को अलग किया गया है। आप इस सेंटेंस को कहाँ कनेक्ट करेंगे, देखो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि लर्निंग गैप को जो एड्रेस करना है, और फिर ये यहां से कनेक्ट होगा, वुड रिक्वायर, इसे जरूरत होगी। यानी कि लर्निंग गैप को, यानी कि लर्निंग में जो कमी आई है इस दौरान, कोविड शटडाउन के दौरान, उसको सही करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर होगी किसकी, रेडिकल। रेडिकल का मतलब पूरा आमूलचूल परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन। और रेडिकल रीइमेजिनेशन, यानी कि फिर से कल्पना करनी पड़ेगी हमें किसकी, ऑफ द क्लासरूम, हमारे क्लासरूम की। तो देखो फिर ये बीच की चीज क्या है जो मैंने ब्रैकेट किया, तो आपका सेंटेंस कनेक्ट होता है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि लर्निंग गैप को एड्रेस करने को जरूरत पड़ेगी किसकी, रेडिकल रीइमेजिनेशन की, यानी कि फिर से हमें पुनर्कल्पना करनी पड़ेगी कि हमारी क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो उसने ये लिखा है एन एरिया, ये लर्निंग गैप के बारे में लिखा है।
यहाँ लर्निंग गैप को डिफाइन किया है कि लर्निंग गैप एक ऐसा एरिया ऑफ कंसर्न है, यानी कि जो चिंता का मुद्दा है इवन बिफोर द पेंडेमिक, पेंडेमिक से पहले भी। तो यहाँ पे कहा है लर्निंग गैप को जरूरत पड़ेगी, और बीच में उसने लर्निंग गैप को डिफाइन किया है कि जो पेंडेमिक से पहले भी चिंता का मुद्दा था। अब अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करता हूँ पेंडेमिक की, ये पेन जो वर्ड होता है इसका ये रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ऑल। जैसे हम एक बताते हैं पेंसिलिन एक दवाई होती है, पेंसिलिन, तो वो किसी भी बीमारी में दी जाती है, तो उस जिसे को कोई हिंदी में संजीवनी बूटी बोल देता है, कोई रामबाण बोल देता है, जो हर चीज में बोलते हैं। तो पेंडेमिक का मतलब, जैसे एपिडेमिक कोई महामारी होती है, एपी का मतलब होता है जो एक छोटे से ही एरिया को बिलोंग करती है, तो वो एपिडेमिक होता है। जैसे हम पढ़ते हैं भूकंप का एपी सेंटर वहां पे था, तो वो छोटे एरिया में जो सेंटर था, और जो सब जगह फैल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, फिर पेंडेमिक बोला जाता है। जैसे आप एक एयरलाइन भी है, शायद मुझे कुछ करके याद आता है, पैन एशिया करके नाम है, तो पैन एशिया बोलने का मतलब क्या होता है ना कि वो पूरे एशिया में अपनी फ्लाइट्स कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक कंसर्न का मुद्दा था उससे पहले भी, कोरोना से पहले भी, तो उसको एड्रेस करने के लिए जरूरत पड़ेगी फिर से रीइमेजिनेशन करें हम क्लासरूम का। देखो दिस कॉल्ड फॉर, और इस चीज को जरूरत थी। कॉल फॉर का मतलब होता है अचानक नहीं जरूरत आ जाना किसी चीज की। जैसे मैंने कहा अन अर्जेंट कॉल फॉर मनी, क्या बोल देता हूं मैं, एन अर्जेंट कॉल फॉर मनी, तो इसका मतलब है पैसे की अर्जेंट जरूरत आ गई है। तो यहाँ पे बोलता है कि इस चीज को जरूरत थी रिमूविंग, रिमूव करने की। किसको, मिरियड। मिरियड का मतलब होता है ढेर, बहुत बड़ी संख्या किसी चीज की। असंख्य जिसे बोल देते हैं, असंख्य हर्डल्स हैं। हर्डल्स का मतलब क्या होता है, बाधा। जैसे आपने रेसिंग वगैरह में देखा हो, 400 मीटर हर्डल रेस होगी, तो वो बीच में बार सेट कर दिए जाते हैं और खिलाड़ी को दौड़ते टाइम उनके ऊपर से जंप लगाते हुए जाना होता है, तो उसे हर्डल रेस बोलते हैं। तो असंख्य बाधाएं हैं। कैसी कैसी बाधाएं हैं, उसमें से कुछ को बताया है। सोशल सामाजिक बाधा है, कल्चरल सांस्कृतिक बाधा है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और ब्यूरोक्रेटिक कोई अफसरशाही से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। ब्यूरोक्रेट कौन होता है, हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं। अब देखो दैट हैव, अब यहाँ पे देखो जब यहाँ पे हैव आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को तलाश करेंगे तो ये मिलेगा आपको, हैव लिमिटेड, यानी कि इस चीज ने लिमिट कर दिया है, और ये फॉर लॉन्ग बीच में डाला गया है जिसका मतलब है काफी लंबे समय से। तो उसने क्या किया कि एक अर्जेंट कॉल फॉर है रिमूव करने की, किसको, बहुत सारी बाधाओं को। और वो बाधाएं कौन सी हैं, सोशल, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक हैं। और दैट, जिन्होंने, यानी किसने, इन हर्डल्स ने क्या कर दिया है, काफी लंबे समय तक लिमिटेड किया है किसको, टीचर्स कैपेसिटी, टीचर्स की सामर्थ्य को। कहे की सामर्थ्य, टू नर्चर टैलेंट, कि वो टैलेंट को नर्चर करें, पोषित करें, उसे पाल पोस के देखभाल करके बड़ा करें। इन ए वेरी सिग्निफिकेंट वे, बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से टीचर्स की कैपेसिटी को क्या कर दिया है, लिमिट कर दिया है। इन सारी, कहीं सांस्कृतिक बाधाएं हैं, कहीं प्रशासनिक अड़चन है, उनकी बात की है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या होता है, फिर भी। हाउएवर वर्ड का हम यूज क्या करते हैं, जैसे फिर भी, जैसे तैसे करके। मान लिया अगर मैं कहूँ वे वाज लॉन्ग, रास्ता लंबा था, ट्रैफिक वॉज बैड, वी हाउएवर रीच देयर टाइम, फिर भी जैसे तैसे हम टाइम पर पहुंच गए। ये हाउएवर का एक मतलब होता है। दूसरी जगह इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, जैसे आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा। हाउएवर हार्ड इट में बी, ये चाहे जितना भी मुश्किल हो, तो हाउएवर का मतलब चाहे जितना भी हो सकता है। यहां पर हम क्या कहेंगे, फिर भी। द कंट्री वॉज वेल प्लेस्ड, कंट्री वेल प्लेस्ड था, अच्छी स्थिति में था, कहें कि टू टर्न, बदलने की, क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, इस संकट को कहीं में टर्न कर देना था अपॉर्चुनिटी में। जैसे आजकल आप पॉलिटिकल सभाओं में, खासतौर से मोदी जी की सभाओं में आप सुनते ही होंगे, आपदा को अवसर में बदलना। तो कंट्री एक अच्छी स्थिति में था कि वो इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सके। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और अभी जो NEP आया है, जो नई एजुकेशनल पॉलिसी है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें, ट्राई करें जो मैं बता रहा हूँ आपको। न्यू एजुकल पॉलिसी, अब यहाँ पे इसका सेंटेंस है हैड प्रपोज्ड। देखो ये इसका मेन पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, ये आपका सब्जेक्ट है, द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी ने क्या किया था, प्रपोज किया था, प्रस्ताव रखा था, किसका, ए रेंज ऑफ मेजर्स, बहुत सारे उपाय। मेजर्स का मतलब क्या होता है, वैसे तो मेजर माप होती है, लेकिन मेजर्स का मतलब वो उपाय, वो कदम जो हम लेते हैं। जैसे हमने कहा इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए सरकार को कुछ सिग्निफिकेंट मेजर्स लेने होंगे।
तो वो उपाय कह सकते हैं, कदम बोल सकते हैं हमको अकॉर्डिंग टू हिंदी। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब नेशनल, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रपोज किया था बहुत सारे मेजर्स। अब ये बीच का क्या है, फिर यहाँ ये डिफाइन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये फिर पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है एडजेक्टिव। अनाउंस की गई अबाउट 3 years अगो इन जुलाई 2020। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, यहां से लेते हैं, पहले इस एडजेक्टिव से शुरू करते हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग सेट करना। 3 साल पहले जुलाई 2020 में अनाउंस की गई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसने प्रस्ताव रखा था बहुत सारे मेजर्स का। समझ रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। और कहें कि मेजर्स थे वो, टू मेक लर्निंग को बनाने के लिए मोर एक्सपीरियंशियल, यानी कि जिसमें ज्यादा बच्चों को अनुभव मिले, वो केवल थियरी ना रटे। और यहाँ पे आपको एक प्रोनाउंसिएशन बता देते हैं, THEORY। इसे अक्सर हम थ्योरी बोलते पाए जाते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन इज थियरी। वो थियरी होता है ना कि थ्योरी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो उसने क्या कहा था, उसने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंशियल बनाना था। होलिस्टिक का मतलब एक तरह से संपूर्ण, जिसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई, वो एक ही डायरेक्शन में ना जाए। तो होलिस्टिक अप्रोच हो, जिसमें बच्चों को मेंटल, फिजिकल और दुनिया की जानकारी, एक सोशल उसका डेवलपमेंट भी हो। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए और डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए। डिस्कवरी ओरिएंटेड का मतलब उस शिक्षा का रुझान डिस्कवरी की तरफ होना चाहिए, यानी कि बच्चों के अंदर खुद खोज करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। खोज करने से मतलब ये होता है, खोज करने का मतलब क्लासरूम में ये नहीं है कि कहीं जाके आपको धरती खोदनी है, कोई पुराने साम्राज्य निकालने हैं। वो ऐसा होता है जैसे टीचर ने बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया, किसी मुगल शासन के बारे में बताया, और फिर पूछा कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या करें, खोजें कि वो कौन से कारण थे जो उसके डाउनफॉल का कारण होता है। और बदकिस्मती से हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक रटने की प्रवृत्ति होती है कि एक गाइड हमारे पास होती है, टीचर निशान लगा देते हैं कि कल को याद करके ले आना, मैं सुनूंगा उसे। अब जैसे ये पैसेज ही है मान लिया आपके सामने, अगर मैं इसकी बात करूं कि आप इसमें मुझे ग्रामर के स्ट्रक्चर बताएं, कहाँ जीरंड का यूज हुआ है, कहाँ पार्टिसिपल का यूज हुआ है, तो ये आपकी खोज करने वाली स्थिति होती है कि खुद ढूंढ के बताएं। तो वो क्या हो, लर्निंग जो है बहुत एक्सपीरियंशियल हो, होलिस्टिक, डिस्कवरी ओरिएंटेड हो और एंजॉयबल हो, और बच्चों को मजा भी आए। तो द पॉलिसी अफर्म्ड, पॉलिसी ने अफर्म किया। अफर्म करने का मतलब है तो जोर देना या स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया, एक पिवटल रोल ऑफ टीचर्स का एक पिवटल रोल होता है। पिवट का मतलब ये होता है जहां किसी चीज को फिक्स किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने कोई चीज को फिक्स कर दिया यहाँ से, तो वो एक मेन आधार हो जाता है जिसके चारों तरफ वो चीज संतुलित होती है। तो टीचर की एक पिवटल भूमिका है, यानी कि सेंटर कौन होगा उस एजुकेशन पॉलिसी का, टीचर। कहे में वो पिवटल भूमिका निभाएंगे ड्राइविंग रिफॉर्म्स, कि वो उन सुधारों को ड्राइव करेंगे, लेके जाएंगे, एंड रिकमेंडेड मेजर्स, और उसमें मेजर्स भी रिकमेंड किए गए थे टू अपस्किल करने का, यानी कि स्किल को बढ़ाने का, किसकी, एजुकेटर्स की, इन रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में। कौन सा वर्ल्ड, दुनिया, कैसी दुनिया, चेंजिंग, बदलती हुई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और किस तरह से बदलती हुई, रैपिडली। तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड यूज होता है वो एडवर्ब होनी चाहिए, तो इसलिए रैपिडली लिखा गया है कि रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में टीचर्स की को अपस्किल करना पड़ेगा हमें। और फिर क्या करते हैं, तो ये इस एनईपी के सुझाव थे। कैसी रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड के बारे में आगे बात बढ़ाई है, वेयर, जहां पर, यानी कि इस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड। अब इस इजारम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें, पैसिव कंस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे हमने कहा, देखो, ही इंसल्ट्स, इसका मतलब है वो इंसल्ट करता है, बट अगर हम कहें उसकी इंसल्ट होती है तो होने की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी हमको, बी की फर्स्ट फॉर्म। ही इज, वो हो जाता है कैसा, इंसल्टेड, मीन्स वो अपमानित होता है, मीन्स उसकी इंसल्ट की जाती है। तो यहाँ पे वही इजारम वर्ब की थर्ड फॉर्म का कंस्ट्रक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड, स्टूडेंट एक्सपोज होते हैं, वो सामने आते हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। किसको, किसके सामने आते हैं, टू इंक्रीजिंग एंड डाइवर्स सोर्स, इंक्रीजिंग जो बढ़ते हुए हैं, और डाइवर्स अलग अलग प्रकार के सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन के। जैसे बच्चे फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, यूट्यूब पे वो देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उनके थ्रू वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के सामने एक्सपोज हो जाते हैं आउटसाइड फॉर्मल लर्निंग एवेन्यूज। जो हमारे फॉर्मल लर्निंग एवेन्यूज होते हैं, मीन जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर में हम फिजिकल क्लासरूम में होते हैं, वहाँ से बाहर। अब उसके कुछ एग्जाम्पल है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए क्या करते हैं, एनईपी केम इनटू इफेक्ट, ये पूरी तरह से प्रभाव में आई थी लास्ट ईयर, पिछले साल इसे लागू किया गया।
ए ईयर इज टू शॉर्ट, और एक साल जो है बहुत छोटा होता है टू एसेस करने के लिए एनी पॉलिसी। यानी कि अब ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, जैसे हम एडवर्ब टू और टू को यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस टू के बाद ये जो है नेगेटिव सेंस देता है। जैसे अगर हम ये बोलें ही इज टू पुअर टू बाय हिज बुक्स, तो यहां पर हमारा मतलब है कि वो बहुत गरीब है अपनी किताबें खरीदने के लिए। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब हो जाता है ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है दैट ही कांट बाय हिज बुक्स, कि वो अपनी किताबें नहीं खरीद सकता। तो एक जो नेटिव स्पीकर होता है इंग्लिश का, वो ये नहीं कहेगा कि ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय हिज बुक्स। वो कहाँ जाता है, इस तरह के कॉन्साइज स्ट्रक्चर्स में जाता है। ही इज टू पुअर टू बाय हिज बुक्स, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड इट, आप इतने छोटे हो इसे समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ पे बोलते हैं ए ईयर इज टू शॉर्ट ए पीरियड, एक ईयर बहुत कम पीरियड होता है टू असेस करने के लिए किसी पॉलिसी को। तो हम इसे अगर डिटेल में बोले तो हो जाएगा ए ईयर इज सो शॉर्ट ए पीरियड, वो इतना कम पीरियड होता है दैट यू कैन नॉट असेस ए पॉलिसी, कि आप एक पॉलिसी को असेस यानी कि उसका आकलन नहीं कर सकते हो वो सही है या गलत है। और भैया देखो, शादियां तो सबके बैंड बाजे के साथ होती है, वो बाद में क्या निकलता है वो बाद में पता चलता है। तो पॉलिसी का भी शुभारंभ तो बहुत जोर शोर से किया गया है, देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है, तो एसेस एनी पॉलिसी यट, फिर भी द डे आफ्टर अनदर टीचर्स डे, यानी कि दूसरे टीचर्स डे के एक दिन बाद एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो हमारे प्रशासनिक शिक्षा से जुड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मस्ट पॉज, उन्हें रुकना पड़ेगा और रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हैव दे एप्रिशिएटेड द पॉलिसीज विजन, हैव दे एप्रिशिएटेड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, क्या उन्होंने एप्रिशिएट कर लिया है, समझ लिया है अच्छी तरह से, किसको, पॉलिसीज विजन, इस पॉलिसी के कल्पना को, कि आप इस पॉलिसी के थ्रू आपका विजन क्या है, आप कहाँ ले जाना चाहते हो एजुकेशन को। इन एडिक्वेट मेजर, एक उचित मात्रा में, एडिक्वेट का मतलब उचित, सही, जितनी जरूरत थी। तो क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे उन्हें रुकने की जरूरत है कि क्या उन्होंने इस पॉलिसी को अच्छे से मेजर कर लिया है, इसके विजन को। फिर क्या बोलते हैं, हैव द रिसेंट करिकुलम चेंजेस इन स्कूल एंड कॉलेजेस बीन ट्रू। अब देखो यहाँ पे आप सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव है और यहाँ पे है बीन, और ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है हैव बीन। तो अब हैव और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट है सारा का सारा, वो देखते हैं। हैव क्या, द रिसेंट कैरिकुलम चेंजेस, जो अभी पाठ्यक्रम के चेंजेस हुए हैं इन स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेजेस में, स्कूल और कॉलेजेस के कैरिकुलम है। कैरिकुलम का प्लूरल कैरिकुला होता है, जैसे मीडियम मीडिया, मीडियम सिंगुलर होता है, मीडिया प्लूरल होता है, ये लैटिन टर्म्स होती हैं। जैसे स्टेडियम स्टेडिया, स्टेडियम सिंगुलर होता है, स्टेडिया प्लूरल होता है, तो कैरिकुला प्लूरल हो जाता है। कि क्या जो पाठ्यक्रम है स्कूल कॉलेजेस में जो चेंज हुआ है उसमें हैव बीन, क्या वो रहा है ट्रू, सच्चा, टू एनईपी's एम, इस पॉलिसी के एम के मतलब, तो उन्होंने क्या किया, एनईपी के अंडर जो स्कूल के कैरिकुलम में चेंज किया है, कि क्या वो एनईपी के विजन के अकॉर्डिंग है। और कौन सा एम है वो, डेवलपिंग, डेवलप करने का, किसको डेवलप करने का, डेवलपिंग क्रिटिकल माइंड्स, आलोचनात्मक मस्तिष्क। आलोचना करने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज के सारे प्रोस एंड कॉन्स को समझ सकते हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या गलत है, तो ये एनालिटिकल माइंड को डेवलप कर सकता है। वो बच्चे को ऐसी समझ दे सकता है कि वो खुद से सही गलत का फैसला करें। और डज द इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है, प्रोमिस्ड बाय इट, इसके द्वारा प्रोमिस की गई, ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे क्या इसके द्वारा, इसके किसके, एनईपी, नई एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो प्रोमिस किया गया है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्वायत्तता, जो अपनी मर्जी से काम करने के लिए स्वतंत्र हो। ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद। जैसे हमने कहा हमारे यहाँ जो बीसीसीआई है इज ए ऑटोनोमस बॉडी, वो स्वायत्त संस्था है, गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं है। अगर हम टेक्निकली देखें, हमारी इंडिया की कोई क्रिकेट टीम नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी की टीम है बीसीसीआई की। हमारे इंडिया की टीम वो होती है जो खेल मंत्रालय के अंदर आती हैं। और आप क्रिकेट को बीसीसीआई खेल मंत्रालय के अंदर ले आओ, भैया जूस बेच के पैसा कमाना पड़ेगा क्रिकेटर्स को, जैसे हमारे हॉकी और फुटबॉल और बाकी प्लेयर्स की हालत होती है। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है हमारी। तो ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्ता। तो हमने क्या कहा, तो और डज द इंस्टीट्यूशनल ऑटोनोमी, जो इसके द्वारा
प्रोमिस की गई थी स्टिल अपीयर डिस्टेंट, क्या अब भी वो दूर की कोड़ी लग रही है? तो इस तरह के कुछ सवाल उठाए हैं कि अभी इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत है। टुडे मोर देन एवर बिफोर, पहले से कहीं ज्यादा डाइवर्स सेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि डाइवर्स सेक्शन का मतलब बहुत विविधता भरा सेक्शन, जो वर्ग है किसका, लोगों का। सी एजुकेशन, वो एजुकेशन को देखते हैं एक मीन्स, एक साधन के रूप में। कहीं का साधन? टू सोशल मोबिलिटी, सामाजिक मोबिलिटी का। मोबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को चलाना, गति, तो उसके माध्यम के रूप में देखते हैं एक बड़ा सेक्शन। और दैट इज अटेस्टेड, ये प्रमाणित होती है, ये बात प्रमाणित होती है जो ऊपर कही है कि वेरियस, एक डाइवर्स सेक्शन एजुकेशन को एक सोशल मोबिलिटी के उसके रूप में देख रहा है। ये बात साबित होती है किससे? बाय द इंक्रीज, जो बढ़ोतरी हुई है कहीं में एनरोलमेंट फिगर्स, जो एनरोलमेंट की फिगर्स बढ़ी हैं अक्रॉस एजुकेशनल लेवल्स इन पास्ट 10 ईयर्स, यानी कि एजुकेशन के लेवल पे, यानी कि काफ़ी मात्रा में अलग अलग सेक्शन के लोगों ने हायर एजुकेशन की तरफ रुख किया होगा, आईआईटी से ज्वाइन की होंगी। तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन को उन्होंने सोशल मोबिलिटी के साधन के रूप में देखा है कि अच्छी एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी आपको सामाजिक तरक्की या सामाजिक प्रतिष्ठा प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस वेलकम डेवलपमेंट, ये जो स्वागत के योग्य डेवलपमेंट है, प्लेसेस, वो प्लेस करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारियों को ऑन एजेंट्स, एजेंट्स के ऊपर अक्रॉस द एजुकेशन स्पेक्ट्रम, जो आपका एजुकेशनल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वो जो लाइट का वो फैलता है ना, एक वेब सा फैल जाता है चारों तरफ। तो यहाँ पे हम कहते हैं सारा का सारा हमारा जो एजुकेशनल ढांचा है, उसके जो एजेंट है, जो जिनके थ्रू वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन पर ये जिम्मेदारी आ जाती है द पॉलिसी मेकर। और किस पर आ जाती है? पॉलिसी मेकर और एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रशासक हैं, और जो पैडागोग है। पैडागोग वर्ड कहीं ग्रीस से शुरू हुआ था। पैडागोग वहाँ पे एक बच्चे को, जो राजा का एक गुलाम होता था, तो जो बच्चे को स्कूल लेके जाता था उसको पैडागोग कहा जाता था। फिर ये ब्रिटिश में आके टर्म बन गया एजुकेटर के लिए, जो शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पे पीईडी जो है एक रूट वर्ड होता है। पीईडी किसको रिप्रेजेंट करता है? बच्चे को। जैसे आपने देखा होगा बच्चे के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक्स बोला जाता है, दैट इज पीईडी, पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिशियन बोला जाता है। और यहाँ पे जो IATR की बात करूँ मैं, IATR, ये जो 4 लेटर होता है, ये एक रूट का ही काम करते हैं, ग्रीक रूट होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है एक तरह से हीलिंग आर्ट। हीलिंग आर्ट का मतलब ठीक करने वाली कला, जो डॉक्टर के पास होती है, तो ये डॉक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। आप देखो, अगर मैं ये लिखूँ PSYCHIATRIST, तो इसे हम बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। देखो, इस साइकियाट्रिस्ट में IATR देखने को मिल रहा होगा आपको, जो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और PSYCHE, साइकी का मतलब होता है मन, तो यहाँ पे मन और डॉक्टर मिलके क्या बन जाते हैं? मनोचिकित्सक। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं? तो जो पैडागोग हैं, जो मतलब सिखाने वाले हैं, जो एजुकेटर है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन लर्नर, जो पहली और सेकंड जनरेशन के जो लर्नर हैं, और फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को हाईलाइट किया है आगे, पॉसिबली, संभवतः, फ्रॉम द दलित एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, कि ये दलित और माइनॉरिटी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। शुड हैव, इनके पास होना चाहिए, नो रीजन, कोई कारण, यानी कि इनके पास कोई कारण नहीं होना चाहिए फॉर ट्रेपिडेशन का, जिसका मतलब ये डरे, कांपना किसी चीज का, कि ये कांपे कहीं से, इन द कंट्रीज क्लासरूम, हमारे क्लासरूम में। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के लर्नर के पास कोई कारण नहीं होना चाहिए कि उन्हें डर लगे हमारी कंट्री के क्लासरूम से, और कहीं से, कैंपसिस से, स्कूल कैंपस से, लेबोरेटरीज से, डॉर्मिटरीज, जो हॉस्टल वगैरह जो रुकने की जगह होती हैं कॉलेज में, वहाँ से, एंड प्लेग्राउंड्स, और खेल के मैदान में जाने से। यानी कि उन्हें पता हो कि कोई बायस्ड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वो बेफिक्र जा सकते हैं वहाँ पे। बट है वैरायटी ऑफ डिस्क्वाइटिंग इंसिडेंट, लेकिन एक वैरायटी है बहुत सारी। डिस्क्वाइटिंग, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, और क्वाइटिंग का मतलब शांत करने वाला। तो डिस्क्वाइटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? बेचैन करने वाला। तो एक बेचैन करने वाली घटना जो है, आर प्रूफ, वो सबूत है, दैट इंस्टीट्यूशंस, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है। अब देखो, यहाँ पे इस चीज को यहाँ से अलग किया गया है। अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस कहाँ पर का कनेक्ट होता है, कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, हैव नॉट गिवन, उन्होंने नहीं दिया है, एडिक्वेट इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा महत्व, किसको? टू दिस इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है,
आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, बट एम्पेरेटिव शब्द का मतलब अनिवार्य भी होता है। अनिवार्य मीन्स अति आवश्यक, वो चीज जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जैसे हमने कहा हैविंग एन आइडेंटिटी विद यू इज इम्पेरेटिव, अपने पास कोई पहचान पत्र रखना वो जरूरी है, अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इन्होंने इन इम्पेरेटिव्स पे, यानी कि जो जरूरी बातें हैं कि उन्हें डर ना लगे क्लासरूम से, उससे इन इम्पेरेटिव्स पे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। फिर हमने बीच में क्या छोड़ा है, देखो यहाँ पे बीच में चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की कि इंस्टीट्यूशन ने ध्यान नहीं दिया है, और बीच में क्या बोल रहा है, एंड दोज, और वो लोग हु रन देम, जो उन्हें चलाते हैं इंस्टीट्यूशन को, उन्होंने क्या किया है, कोई ध्यान नहीं दिया है इंस्टीट्यूशन ने और उन्हें चलाने वाले लोगों ने। देखो मोर देन 20 सुसाइड डेथ्स, एक करीब 20 से ज़्यादा सुसाइड डेथ जो हुई हैं इन इंडियाज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडिया के उच्च शिक्षण संस्थानों में 2014 से 2021 के बीच में, इंक्लूडिंग 68 स्टूडेंट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी, और जिसमें से क्या है 68 स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। स्पीक, ये सब चीज़ बोलती है किसके बारे में, अनबियरेबल स्टेट्स, कि कितना असहनीय दबाव रख दिया गया है ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, इस एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर। और फिर क्या करते हैं, एंड दीज फिगर्स डू नॉट इंक्लूड, और इस फिगर में शामिल नहीं किया गया है दोज, उन लोगों को, हु टेक देयर लाइफ, जो अपना जीवन ले लेते हैं, अनेबल टू टेक द प्रेशर, जो प्रेशर को लेने में अनेबल रहते हैं, ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में। और कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट, दैट ट्रेन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज के लिए, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, एट कोटा, जो कोटा में है, और क्या बोलते हैं, इन राजस्थान, इसे शामिल करते हुए, ये वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट शामिल करते हुए, वेयर सुसाइड डेथ्स दिस ईयर, जहाँ पर इस साल सुसाइड डेथ जो है आर एट एन 8 ईयर हाई, 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। अब यहाँ क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे फिर बोलते हैं, अब उनकी राय है कि माइंडसेट मस्ट बी चेंज, माइंडसेट चेंज होना चाहिए। कहाँ से, टॉप डाउन अप्रोच से कहाँ जाना चाहिए, तो टीचिंग की तरफ जाना, टीचिंग, हाँ देखो यहाँ पे है टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग, शिक्षा के बारे में जो टॉप डाउन अप्रोच होती है। देखो यहाँ पे 2 अप्रोच होती हैं, एक होती है टॉप डाउन और एक होती है बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच होती है जहाँ पे किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह में सारे फैसले टॉप उसके अथॉरिटीज़ के द्वारा लिए गए जाते हैं, और जो नीचे वाला वर्ग होता है वहाँ पे उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और बॉटम अप अप्रोच होती है जिसमें नीचे वाला जो वर्ग होता है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी, नीड और उनकी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है, तो माइंडसेट चेंज होना चाहिए टॉप डाउन अप्रोच से जो है टीचिंग के प्रति, और इस टॉप डाउन अप्रोच को क्या करना चाहिए, गिव वे, रास्ता देना चाहिए। देखो गिव वे का मतलब होता है रास्ते से हट जाना या समर्पण कर देना। जैसे अगर मैं कहूँ ए गिव वे टू, ए गेव वे टू बी, यानी कि ए ने बी के सामने गिव वे कर दिया था, यानी कि ए ने उसे रास्ता कर दिया, दे दिया था, यानी कि इसके रास्ते से हट गया था और इसको आने दिया था। तो वो चाहते हैं कि ये टॉप डाउन अप्रोच रास्ता दे किसको, टू engaged and non hierarchical लर्निंग रिलेशनशिप को। हियरार्की होता है ऊंच नीच का जो डिवीजन होता है, जैसे हम कुछ स्टूडेंट को मान लीजिए समाज के ऊंचे लोग हैं, ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये निम्न वर्ग के लोग हैं, ये और भी ज़्यादा निम्न वर्ग के लोग हैं। तो ये क्या होती है, ये ऊंचे नीचे का जो सिस्टम होता है किसी भी एजुकेशन, किसी सोसाइटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसको हियरार्की बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो नॉन हियरार्कल लर्निंग रिलेशनशिप होने चाहिए कि ऊंच नीच का कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए। तो वो हमारी अप्रोच कहलाएगी बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन टुडेज सोशल मीडिया एज, आज के सोशल मीडिया के एज में इंसुलेटिंग क्लासरूम को इंसुलेट करना, सुरक्षित करना, फ्रॉम प्रिजुडिस, उन्हीं पूर्वाग्रहों से जिनकी शुरू में बात की थी, और इनसिक्योरिटीज को, असुरक्षा की भावनाओं को हटाना, इज नॉट ऑलवेज एन इजी टास्क, वो हमेशा एक आसान काम नहीं रहा है। यट फिर भी द क्रिटिकल रोल ऑफ दिस स्पेसिस, इन स्थानों का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इज शेपिंग, वो आकार ले रहा है, द फ्यूचर मीन्स, फ्यूचर के संसाधनों को आकार दे रहा है, दैट द ब्रूटिश बिहेवियर, कि जो बहुत क्रूर व्यवहार था, ब्रूट बिल्कुल पशुवत जो व्यवहार था, डिस्प्लेड जो दिखाया गया था बाय टीचर्स रिसेंटली इन मुजफ्फरनगर। अभी मुजफ्फरनगर का एक काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी
कि अब कारण क्या रहा हो, एक महिला टीचर ने वो एक बच्चे को बच्चों से कुछ थप्पड़ वगैरह लगवाए थे। वैसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं खुद मुजफ्फरनगर को बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो डिस्प्ले किया था टीचर्स रिसेंटली इन मुजफ्फरनगर एंड कठुआ, और जो कठुआ की घटना है जम्मू कश्मीर में, कॉल फॉर इंट्रोस्पेक्शन। कॉल फॉर अभी पीछे बताया मैंने, उसे जरूरत है कहीं की इंट्रोस्पेक्शन को। अब यहाँ से इंट्रोस्पेक्शन में हम दो वर्ड देख सकते हैं, इंटर आंतरिक, इंस्पेक्शन जांच करना। जब हम खुद अपनी आत्मा के अंदर झांक के देखते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ सही है, ये इंट्रोस्पेक्शन होता है, आत्मनिरीक्षण होता है। तो इसे जरूरत है आत्मनिरीक्षण की, खुद के अंदर झांक के देखा जाए। अनदर टीचर्स डे शुड नॉट गो बाय विद दीज क्वेश्चंस। गो बाय का मतलब गुजर जाना। दूसरा टीचर्स डे नहीं गुजर जाना चाहिए विद दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के साथ। और क्वेश्चंस कैसे, रिमेनिंग, जो बने रहे, कैसे, अनआंसर्ड, यानी कि इन अनुत्तरित बने रहने वाले क्वेश्चन के साथ ये टीचर्स डे नहीं बीतना चाहिए। ठीक, होप इससे आपको थोड़ा बहुत टीचिंग में मदद मिले, कुछ हिंट मिले आपको, कुछ मैंने वोकेबलरी को बताने की कोशिश की है। तो मैं आता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक गुड बाय।